हेलो एवरीवन। न्यूज़ टुडे के आज के वीकली राउंड अप सेशन में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज यानी 6 दिसंबर को पूरे सप्ताह की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां रहीं और जो शॉर्ट न्यूज़ रहे न्यूज़ टुडे के, उसका संग्रह हम लोग सबसे पहले देखेंगे और उसे हम लोग कवर करेंगे इसमें वीकली राउंड अप में। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सुर्खियां रही 5 आर्टिकल को हमने लिया है, जिसमें पहली है पुलिस सुधार, पुलिसिंग से संबंधित जो पुलिस के आधुनिकीकरण से संबंधित जो बातें अभी आ रही है, अपडेट है और जो डेवलपमेंट है। उसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक महत्वपूर्ण संगठन, अर्थव्यवस्था के लिए, गवर्नेंस के लिए के दृष्टिकोण से डेटा से संबंधित, देश की अर्थव्यवस्था की डेटा से संबंधित खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट आई है जो किसके बारे में, खाद्य एवं कृषि के लिए विश्व के भूमि और जल संसाधनों की स्थिति को बताता है। 2025 की उसकी रिपोर्ट है ये। CCUS कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन और उसका स्टोरेज से संबंधित पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और कार्बन उत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए, तो उससे संबंधित जो ये न्यूज है, इसे न्यूज आर्टिकल को हमने कवर किया है यहां पे। उसके बाद अंत में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, ये हमें पता है सुर्खियों में रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। तो उससे संबंधित जो अपडेट है हमारे पास कि भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में ये यात्रा राष्ट्रपति पुतिन की कौन से नए आयाम जोड़ेगा, क्या क्या और महत्वपूर्ण पहलू हैं इस पे, जिस पे चर्चा की गई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहीं पे कुछ शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण शॉर्ट न्यूज है वो है सबसे पहला, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन जो महत्वपूर्ण एक संगठन है, यूक्रेन के संदर्भ से ये आया है। कंपनी परिभाषा संबंधी विवरणों के विनिर्देश संशोधन नियम 2025, ओम्बड्समैन योजना बैंकिंग से संबंधित, जैविक हथियार अभिसमय, और इसी तरह से अंत में सुर्खियों में रहे एक व्यक्तित्व स्वर्गदेव छोलुंग सुक्पा, असम से संबंधित। तो चलिए हम लोग सबसे पहले न्यूज आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल हमारा पुलिस सुधार या पुलिस के आधुनिकीकरण की बात है। ये संदर्भ क्यों आया? ये संदर्भ इसलिए आया कि प्रधानमंत्री के द्वारा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा विकसित भारत की परिकल्पना करते हुए पुलिसिंग के महत्व को केंद्रीय स्तर पर स्थान दिए जाने की बात कही। और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही कि पुलिसिंग की जो पद्धतियां हैं, पुलिस से जुड़े हुए जो पद्धतियां, जांच से संबंधित, जांच के तरीकों से संबंधित, या पुलिस जिन साजो सामान या टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है विभिन्न प्रकार के कार्य में, जांच, अभियोजन, विधि व्यवस्था, इन सब से जुड़ी हुई है पुलिस। इन सब में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। उन सारे पद्धतियों, पुलिसिंग पद्धतियों का मतलब यही हुआ, और उनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है अगर देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाना है। संदर्भ यही था। तो इसलिए हम लोग इस न्यूज आर्टिकल में भारतीय पुलिस जो महकमा है उसके बारे में, विभिन्न पक्षों के बारे में हम लोग समझेंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार अगर सिलेबस में देखा जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था और अभिशासन का महत्वपूर्ण अंग होगा ये, क्योंकि पुलिसिंग, विधि व्यवस्था जैसा मैंने बताया, और जांच, विधि व्यवस्था, जांच, आपराधिक जांच और अभियोजन, मतलब किसी भी मामले में उसे कानूनी प्रक्रिया में ले जाना, ये हो गया। ये तीनों प्रक्रियाएं जो है ना पुलिसिंग से संबंधित है, और इन तीनों प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं आम आदमी, आम व्यक्ति के अधिकार अगर इसे चुस्त दुरुस्त और पारदर्शी नहीं बनाया जाता है तो, और उसके साथ साथ स्पष्ट रूप से देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था संबंधित है। तो यहां पे बात करते हैं कि भारत में पुलिस से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, क्यों इसकी बात की जाती है हमेशा। तो जैसा मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि पुलिस क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, तो पुलिस जो है, पुलिस का एक महत्वपूर्ण भूमिका है
और जैसा हम लोगों ने पढ़ा है अपने संविधान में, जैसे पेपर 2 की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया है ना, राष्ट्र। मतलब कल्याणकारी राष्ट्र में मतलब क्या, सबके कल्याण को सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित किया जाना संविधान का मूल काम है। और उसके अंतर्गत जो जो प्रमुख एजेंसियां हैं, जिसमें पुलिस भी है, तो ये तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि पारदर्शी तरीके से, समान तरीके से सबको न्याय पहुंचाया जाए। और ये तभी संभव है जब आधुनिक पद्धतियां, इफिशियंट पद्धतियां यूज किया जाए इस तरह के महत्वपूर्ण एजेंसीज में। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि अपराध के नए रूप, अब जैसे क्या कि समय बदलने के साथ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ बहुत सारे ऐसे अपराध आए हैं, जैसे फिनांस सेक्टर से संबंधित अपराध, जिसको व्हाइट कॉलर अपराध भी बोला जाता है, धोखाधड़ी, स्कैम, हमने सुना होगा, शेयर मार्केट में स्कैम, उसके बाद क्या बैंक से ऋण का घोटाला, डिफॉल्टर होना, ये सारी चीजें, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, कर चोरी, राजकोषीय कानूनों का उल्लंघन आदि, ये सब इसी से संबंधित है। आईटी कानून का उल्लंघन, मतलब वगैरह वगैरह, इस तरह के क्राइम जिससे निपटने के लिए पुलिस को आधुनिक होने की आवश्यकता है। और इन सब से डेटा से संबंधित, डेटा से डील करने के लिए आना चाहिए, उसे इक्विप्ड और क्षमतावान, कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, जिसके लिए क्या है, एआई के प्रयोग और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। एआई, अन्य आधुनिक तकनीक जिसकी बात अगर की जाए तो यहां पे आईओटी हो गया, यहां पे किसके बारे में जानकर, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ये प्रचलन काफी चलन में है और इसके आधार पे काफी धोखाधड़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर सीमा पारीय स्तर पे अगर कोई लेन देन होता है तो आजकल क्या, डार्क वेब और उसके सहारे से जो विभिन्न प्रकार के क्रिमिनल या क्रिमिनल सिंडिकेट जो पैसे का लेन देन करते हैं तो क्रिप्टो के जरिए करते हैं। तो ये पूरे के पूरे पुलिस महकमे को इससे डील करने के लिए इसके बारे में जानकारी आवश्यक है, उस ट्रेल को पहचानने के लिए। तो ये एक संदर्भ है। दूसरा क्या चुनौती होगी इस तरह से, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं। तो सबसे पहला तो वही है, सबसे बेसिक चीजें ये हैं कि पर्याप्त परिवहन और संचार नेटवर्क, आधुनिक हथियार, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आदि का अभाव है। इंटेंट कितना भी सही हो, अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है ना किसी भी काम को करने के लिए, मतलब बेसिक रिसोर्स, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है और उसके पास कॉपी, पेन या स्टेशनरी की बेसिक सुविधाएं नहीं है तो शायद उसे काफी मुश्किलें होंगी। तो दोनों पक्षों पे हमें काम करना होगा। तो वही पुलिस के साथ है कि आज के डेट में उसे अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना होगा, क्योंकि चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। जहां पे पेपर 3 में देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये हमने पढ़ा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अपने नए नए रूप लेता जा रहा है, और क्या, उससे डील करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्लस टेररिज्म, ये दोनों कहीं ना कहीं क्या है, मिल चुके हैं, इनकी सांठगांठ हो गया। हमने देखा कि बॉम्ब विस्फोट, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के द्वारा जो एक्टिविटी है, उसमें कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो उसके निपटान के लिए पुलिस फोर्सेस को भी अपने इक्विपमेंट को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा, जिससे कि उसे रोका जा सके, निगरानी की जा सके और समय से पहले उसकी पहचान की जा सके। तो सर्विलांस के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, कर्मचारियों की कमी, तो जाहिर सी बात है ट्रेंड फोर्सेस की आवश्यकता है, ट्रेंड और जो अत्याधुनिक ट्रेनिंग में जो प्रशिक्षित है, सुरक्षा बल। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख व्यक्तियों पर पुलिस कर्मियों का अनुपात अभी क्या है, 152, 1 लाख पे 152 है। जबकि स्वीकृत संख्या कितनी है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 196.23 है ना स्वीकृत संख्या। तो ये हम लोग इससे पीछे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। तो ये प्रमुख चुनौतियां हो गई कि पुलिस में सुधार की आवश्यकता क्यों है, कि पुलिस जो आधुनिक समय के, मतलब बदलते समय के चुनौतियों से तालमेल नहीं रख पा रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आधुनिकीकरण के लिए क्या उपाय, तो हम इन्हीं मुद्दों पे देखेंगे। अगर आधार बना के दिमाग में रखते हुए तो हम लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। अभिनव रणनीतियां, मतलब आपको अपनी रणनीति में
फेरबदल करने की जरूरत है। जैसा आपने देखा डेटा के आधार पे और टेक्नोलॉजी के आधार पे, तो हमें क्या है, सेंट्रलाइज्ड होकर काम करने की जरूरत है। ऐसी एजेंसियों को हमें बनाना पड़ेगा जिसके पास डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन और जिसे एक समय के साथ जो है ना उसे डिफरेंट एजेंसियों, जांच एजेंसियों के साथ साझा किया जाए और इनपुट और आउटपुट दोनों, मतलब उनसे लिया भी जा सके डिफरेंट जांच एजेंसियों से और उनके साथ साझा भी किया जा सके, जिससे कि किसी भी क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस को आसानी हो और समय से पहले वो कर ले। तो इसके लिए आप देखोगे एक क्या है, नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये संस्था पूरी तरह से बनाई ही इसी के लिए गई है कि सेंट्रलाइज्ड रूप से एक सूचनाओं का डेटाबेस है। ये क्या है, ये डेटाबेस, ये डेटाबेस है और इस डेटाबेस का यूज डिफरेंट जांच एजेंसियां कर सकती हैं। इसे फीड भी किया जाएगा इसमें डिफरेंट, चाहे आईबी भेज रही है कोई डेटा, चाहे रॉ भेज रही है कोई डेटा, मतलब आरएनएनडब्ल्यू भेज रही है, मतलब डिफरेंट जांच एजेंसियां, एनआईए भेज रही है, तो सब ये डेटाबेस बड़ा बनता जाएगा और उसका इसे पुलिस यूज कर सकती है। तो ये चीजें जो है ना क्या इफिशियंट बनाएगा हमें। और इसके लिए क्या है, एआई का प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि अभी अगर मैनुअली करना सर्च किया जाए तो मैनुअली अगर डेटा को सर्च करना तो शायद वो महीनों लग जाए, लेकिन एआई अगर सर्च करता है तो लाखों या उससे भी बहुत ज्यादा करोड़ों डेटा में से आपके काम का डेटा सेकंड में निकाल कर आपको एआई आपके सामने रख देता है। तो ये चीज यहां भी हो सकती है, ये बिग डेटा ही तो है। तो ये चीजें हैं। अनुसंधान, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं में पुलिस जांच और फोरेंसिक सबसे बड़ी, आपने देखा होगा डिफरेंट फोरेंसिक फाइल्स आजकल काफी पॉपुलर है सोशल मीडिया पे और डिफरेंट इस पे मूवीज बन चुकी है, वेब सीरीज बन चुकी है कि फोरेंसिक की भूमिका ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन को जो कि पुलिस जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन को मतलब उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिए हैं या कर सकते हैं अगर सही फोरेंसिक साइंस उसमें लगाया जाए। तो उसके लिए दोनों चुनौतियां हैं। एक क्या, सबसे पहले प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब फोरेंसिक लेबोरेटरीज बहुत आवश्यक होती हैं। हमने सुना है कि देश में हर जगह फोरेंसिक लेबोरेटरी नहीं है, हैदराबाद में है, दिल्ली में भी है, एफएसएल जिसको बोला जाता है। तो दोनों स्तरों पर वहां भी काम करना होगा, जिससे क्या कि आपराधिक जांच जो पद्धति है, प्रक्रिया है, उसमें देरी ना हो। अभी देखो कि जांच कोई भी क्राइम होता है उसमें बरसों बरसों तक जो है जांच होती रहती है। तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण भी यही है कि जो वो जो ऑन द स्पॉट जो जांच की जाती है और जो एविडेंस मिले हैं उनकी जांच प्रक्रिया में काफी डिले होता है। काफी पुरानी पद्धति से हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड लेवल पे जो जांच एजेंसियां हैं या जो पुलिस है, जो अत्याधुनिक पुलिस जिसको बोला जाता है, वो इससे कहीं आगे जाके डिफरेंट टेक्नोलॉजी और डिफरेंट प्रक्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही है और उसका डिफरेंट केस स्टडी का प्रयोग, मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे जो व्यवहार है, जो प्रैक्टिस है, जो अत्याधुनिक है, मॉडर्न, अगर आपको अपने पुलिस को मॉडर्न बनाना है, इक्विप बनाना है, समग्र सरकार दृष्टिकोण, यहाँ पे एक सबसे बड़ा ये जो फैक्टर है समग्र सरकार, मतलब क्या है कि परिवर्तन, पुनर्वास और सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेप को एक साथ लाना चाहिए। परिवर्तन मतलब इन्फोर्समेंट, किसी चीज को लागू करना, यही बताया ना, लागू करना। पुलिस का काम यही है, कानून को लागू करना। विधि व्यवस्था डायरेक्ट है ही, कानून को लागू करवाना कि कोई कानून का उल्लंघन ना करे। पुनर्वास, कुछ ऐसे भी आपराधिक तत्व हैं या अपराध में संलिप्तता है, उनका पुनर्वास। क्यों? क्योंकि समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सके, तो रूट कॉज से क्राइम को खत्म किया जा सके या किसी सामाजिक बुराई को खत्म किया जा सके, जिसके लिए अभी अभी क्या पुलिस की आवश्यकता, मतलब बल की आवश्यकता हो रही है। एक, अगर सही मायने में तो पुलिस का सही मायने में यही काम है एक कल्याणकारी राज्य में। क्यों? क्योंकि पुलिस, हम जो है पुलिस, हमारे लिए स्वतंत्र भारत में पुलिस के मायने अलग हैं। मतलब पुलिस के मायने जनता के एक सेवक के रूप में है, सुरक्षा के लिए है, उसके कल्याण के लिए, ना कि उसके अधिकारों को दबाने के लिए, जैसा कि स्वतंत्रता से पूर्व था। तो इसी बात को हमें ध्यान में रख के ये सब चीजें को पढ़ना है, समझना है और सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेप का एक साथ लाना चाहिए। मतलब कम्युनिटी को भी उसमें लाना चाहिए पुलिसिंग में। हमने देखा ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, उससे बहुत सारे स्टेट भी है जहां पे काफी कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की गई है कि पुलिस जो है ऐसे ऐसे कामों में इन्वॉल्व है जो हम लोग शायद 20 साल पहले, 30 साल पहले ये सोच भी नहीं सकते थे पुलिस ऐसा भी काम करेगी।
यहाँ तक कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ये भी है कि कोई परिवार में कोई बच्चा अगर अकेला है तो उसे उसे ध्यान देने की भी बात है, या छोटी मोटी चीजें जो है, जहां पे कोई आवारा जानवर या आवारा जैसे कुत्तों की समस्या, ये समस्या हो गई तो वो भी देख रही है पुलिस। तो ये मतलब क्या है, कम्युनिटी को सपोर्ट करना, तो ये भी पुलिसिंग है, जिससे कि समाज नजदीक आएगा और कम्युनिटी फिर दोबारा उसे मदद भी करेगा और उसके सपोर्ट में खड़ा हो, जिससे कि क्राइम अपने आप कम होगी। क्यों? क्योंकि सहभागिता बढ़ेगी। कम्युनिटी भी क्या है, एक निगरानीकर्ता के रूप में काम करेगा, जो कि अभी पुलिस कर रही है। तो ये पूरे चेन को बनाना है, पुलिस सुधार का एक ये है समग्र सरकार दृष्टिकोण। प्रशासनिक सुधार बेसिकली क्या है, प्रकाश सिंह मामले में ये मामला आया पुलिस सुधार का, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार की बात कही। प्रकाश सिंह मामला काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मामला है पुलिस सुधार से संबंधित। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में इस मामले में बताया, काफी सुझाव दिए गए इसमें, और सुझाव में मुख्य रूप से क्या, डीजीपी के कार्यकाल और चयन को निर्धारित करना, मतलब फिक्स करने की बात कही थी। मतलब इस तरह के बहुत सारे सुधार की अनुशंसा उसमें की गई थी, बदलावों की, और उसका राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना आदि इस तरह की बातें वहां पे की गई थी। तो प्रशासनिक सुधार भी एक महत्वपूर्ण आयाम है इसमें। ठीक है, चलिए कुछ उपाय जैसा हम लोग देख लेते हैं। राज्य स्तर पे केंद्र और संघ शासित स्तरों पे क्या को सहायता योजना प्रारंभ की गई, तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य पुलिस बलों को आवश्यक आधुनिक तकनीक से पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना। ठीक, विधायी सुधार क्या है कि नए आपराधिक कानून आ गए, जो प्रक्रियागत जो समस्याएं हम लोग पा रहे थे ना, तो वहां पे इसे दूर करने का प्रयास किया गया, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये सब चीजें जो कि पुराने लॉ जो है ना, काफी पुराने हो चुके, जैसे आईपीसी की बात की गई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पुराना था, तो सब पुराने थे, जो कि 19वीं सदी में वो बनाए गए मोरलेस। ठीक है, जो कि इसमें सुधार करने की के प्रयास किए गए हैं। स्मार्ट पुलिसिंग पहले, जैसे कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस, जैसा हमने नेट ग्रिड देखा, ये भी सीसीटीएनएस काफी इंपॉर्टेंट है, जो क्राइम को ट्रैक करने के लिए क्रिमिनल को ट्रैकिंग सिस्टम है। तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। चलिए आर्टिकल 2 ये क्या है, अर्थव्यवस्था से संबंधित और क्या, क्योंकि ये संगठन जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है और अभिशासन से संबंधित, क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सांविधिक दर्जा देने की सिफारिश की। सांविधिक मतलब उसको कानून बनाकर बैकिंग देने की बात की गई, एक कानूनी रूप से। सांख्यिकी आयोग, तो नाम से ही पता है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो डेटा है, जो सांख्यिकी है, उसके संग्रहण, उसके प्रोसेसिंग और उससे जुड़ी हुई जो अनुशंसाएं हैं, सुधार हैं केंद्रीय स्तर पे, जो उसे प्रोसेस करने का काम क्या करती है, यही संस्था केंद्रीय स्तर पे करती है, जो कि मॉस्पाई के अंदर है, जो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय है। ठीक है, अभी हुआ यह है कि जो संसदीय समिति है, वित्त संबंधी जो लोकसभा की संसदीय स्थायी समिति है 2025-26 के लिए, उसकी अनुशंसा की गई उसके द्वारा कि इसे सांविधिक दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कारण दिया है उन्होंने, क्यों? क्योंकि इसके फंक्शनिंग के लिए, जो काम कर रहे हैं उसके फंक्शनिंग के लिए ये सही होगा, जिससे वो और इफिशिएंट हो पाएगा। यही बोला गया है कि सांख्यिकी आयोग के कार्य निष्पादन की समीक्षा पर अपनी 27वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसमें यही बात कही गई है। तो इससे जुड़े हुए ही महत्वपूर्ण आयाम को हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या मुद्दा। मुद्दा यह है कि मानकों को लागू करने में असमर्थता है। जो स्टैंडर्ड, वही मैंने बताया ना कि स्टैंडर्ड, कि एनएससी के पास जो मंत्रालय और निजी डेटा है, उसमें जो है ना, प्रदाताओं को सहित सभी डेटा उत्पादकों पर समान मानक एवं कार्यपद्धति लागू करने की शक्ति का अभाव है। मतलब उसे स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकती। एक डेटा विसंगतियां, ये सबसे बड़ी समस्या है भारतीय सिस्टम की, कि डिफरेंट टाइप से सिस्टम को फीड किया जा रहा है, डिफरेंट स्थानों से। अब ये डेटा कितना सही है, कितना रियल है, इसे चेक कर पाना, यही मुद्दा है। सकल घरेलू उत्पाद जैसे सांख्यिकी अनुमान में डेटा विसंगतियां हितधारकों के विश्वास और जन विश्वास को कमजोर करती हैं। कि इसमें जो जीडीपी की गणना में भी
जो डेटा लिया जा रहा है वो कितना रियल है, कितना सही है, उसमें बहुत सारी विसंगतियां, मतलब एरर के चांसेस हैं। तो ये चीजें जो है ना सही किया जाना चाहिए, अन्यथा क्या इस पूरी की पूरी व्यवस्था पे जो है ना विश्वास कमजोर होगा सामान्य जन का। सीमित स्वायत्तता, स्वायत्तता सीमित है, ऑटोनॉमी कम है, जबकि यह स्पाई जो मैंने बोला उसके अंतर्गत काम करने वाला एक स्वायत्त संस्था के रूप में ही आप कहीं भी टाइप करोगे तो यही लिखोगे, यही देखोगे। ठीक है, तो इसलिए इसके सही शक्ति और इसे बढ़ाए जाने की, प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि और ये जो डेटा के क्षेत्र में जो काम कर रही है उसको और प्रभावी तरीके से देश के लिए प्रयोग किया जा सके। वही सीमित स्वायत्तता मतलब इसके अनुपालन को अनिवार्य करने के लिए, मतलब जो जो लागू करवाना चाहती है ये संस्था, कानूनी समर्थन का अभाव है, इसके परिणाम स्वरूप इसकी परिचालन संबंधी प्रभावशीलता सीमित हो गई। तो यही मुद्दा है मेन। सिफारिश क्या की गई कि सांविधिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। वही जाहिर सी बात है कि जब प्रभावशीलता कम होगी तो उसको क्या है, कानूनी रूप से बैकिंग, तो उसे लागू करवाना, उसके नियम को, उसके द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड्स को आसान होगा, अनुपालन जो है अधिक होगा, मतलब कॉम्प्लायंस अधिक होंगे। कि एनएससी को सभी मुख्य सांख्यिकी गतिविधियों के लिए नोडल और स्वायत्त सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता देना चाहिए, सांख्यिकी से संबंधित। और इसमें सरकारी और निजी दोनों डेटा उत्पादकों के लिए मानक निर्धारित करने के चाहिए, स्टैंडर्ड भी हो गया। तो ये चीजें हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए, जिसमें डेटा संग्रहण, सैंपलिंग, मतलब डेटा से संबंधित जो डिफरेंट एस्पेक्ट है सब पे काम होगा। रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल में सब में समरूपता लाया जाएगा, यूनिफॉर्मिटी, और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के समान एक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म हो जाएगी डेटा का व्यवस्था, जो पूरा जो फ्लो होगा, रियल टाइम डेटा, हमारे रियल डेटा हमें मिलेगा, एक्चुअल डेटा मिल पाएगी और एरर कम हो जाएगी। औपचारिक सांख्यिकी ऑडिट्स, उसके साथ साथ ऑडिट्स की भी बात की गई है। औपचारिक एजेंसियों में डेटा प्रक्रियाओं को आवधिक और समय समय पे प्रकाशित किया जाना चाहिए, और इससे डेटा की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित, मतलब पूरी तरह से जो डेटा के आधार पे हम लोग सिस्टम को चेक करने की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि कुछ और सुधार, जैसे जीडीपी कार्य पद्धति में सुधार, अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र, फॉर एग्जाम्पल यहां लिया गया है कि अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र जो है, क्षेत्रकों को आर्थिक योगदानों में अधिक सटीक रूप से जानने के लिए जीडीपी कार्य पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए। जो मुद्दा है कि जीडीपी में देखिए, जो अनौपचारिक क्षेत्र है और संगठित क्षेत्र है, ये जीडीपी का कितना 60% योगदान है, हिस्सेदारी करता है, और ये इसके डेटा जो है, रियल डेटा जो है यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है जीडीपी की कैलकुलेशन में। तो ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ी कमियां हैं। तो ये जीडीपी के जो डेटा हमारे यहाँ भी प्रकाशित किए जा रहे हैं, तो कितना उसमें संगति है, कितनी सही है, सत्यता है, इसको कह पाना मुश्किल है जब तक कि इस प्रक्रिया को, जो प्रोसेस है जीडीपी को की गणना की, उसमें सुधार नहीं किया जाए। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। अब क्या है कि अन्य क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में एआई का एकीकरण किया जाए, क्षमता निर्माण करना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पे बल, जिससे क्या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम लोग यूज कर पाएंगे, जो वैश्विक व्यवहार है। चलो चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये इसकी स्थापना रंगराजन आयोग, ये ध्यान रखेंगे, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया, और 2025 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में से स्थापित किया था। ठीक है, अभी इसी वर्ष 2005 में तो हमने बताया अभी स्वायत्त संस्था है ये। मंत्रालय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मॉस्पाई जिसको बोला जाता है, उसी के अंतर्गत है ये। सदस्यता क्या है, अंशकालिक अध्यक्ष एक होते हैं, एक प्रतिष्ठित सांख्यिकीविद या समाज वैज्ञानिक, और विशिष्ट विशेषज्ञता वाले 4 अंशकालिक सदस्य। नीति आयोग के सीईओ पदेन सदस्य भारत का मुख्य सांख्यिकी विद आयोग का सचिव होता है। ठीक है, कार्यादेश मैंडेट क्या है इसे, एनएससी मुख्य सांख्यिकी की पहचान करने, राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं को विकसित करने, गुणवत्ता मानक निर्धारित करने तथा मंत्रालय के बीच सांख्यिकी समन्वय के लिए काम करता है। तो बेसिकली डेटा को के स्मूथ फंक्शनिंग को काम करता है, उसके प्राप्त करने और उसके प्रयोग से संबंधित। ठीक है, तो यही है इसके बारे में। चलिए आर्टिकल 3 में क्या है, खाद्य एवं कृषि के लिए विश्व के भूमि और जल संसाधनों की स्थिति 2025 रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर।
भूमि और जल संसाधन किस चीज के लिए? फूड के लिए। इसकी भूमिका पे ये रिपोर्ट है, यही है ना, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? ये रिपोर्ट निकाली जाती है फूड एंड, नाम से ही पता है, खाद्य एवं कृषि संगठन, याद रखने में बुझाई समस्या नहीं होगी। और क्या है, ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। जो कुछ फैक्चुअल बातें हैं हम लोग देख लेते हैं। अब नाम से जैसा पता है कि ये इसका आधार क्या होगा? इसका आधार होगा भूमि मृदा के निम्नीकरण की स्थिति को बता पाना, जल संसाधन की स्थिति को बता पाना, जिससे कि उसके प्रयोग पे असर होगा, और उसका असर डायरेक्टली किस पे पड़ेगा? खाद्यान्न उत्पादन, और दूसरा क्या? कृषि उत्पादन। इन दोनों को डायरेक्टली प्रभावित करेगा, मृदा की उपजाऊपन या मृदा की स्थिति, और दूसरा जल की उपस्थिति, क्योंकि दोनों डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? मतलब खाद्यान्न उत्पादन और कृषि डायरेक्टली भूमि की गुणवत्ता और जल की उपलब्धता, इन्हीं दोनों पर टिका हुआ है। तो अगर इनकी स्थिति में बदलाव आते हैं, मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण से बदलाव आते हैं, और अगर इन पे, ये दोनों संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है, ये हमने भूगोल में पढ़ा है, भूमि संसाधन और जल संसाधन, अगर इन दोनों संसाधनों पे अगर बर्डन बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है समय के साथ, तो उस देश में या उस स्थान पे भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये संसाधन खत्म हो जाए, जिससे कि खाद्यान्न संकट हो सकता है, कृषि संकट हो सकता है। तो यही चीज बेसिकली इस पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात की गई है, क्योंकि एफएओ के द्वारा है, तो यही बात की गई कि जल संसाधनों के अदृश्य और अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग पर केंद्रित है, ताकि संधारणीय कृषि उत्पादन, और यही है कि ये बता पाना जिससे कि क्या हम लोग क्या सस्टेनेबल पद्धति को अपना पाए। जैसे कृषि में सस्टेनेबल पद्धति क्या हो सकता है? नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। जल संसाधन में क्या हो सकता है? मतलब जल संसाधन के संरक्षण के लिए डिफरेंट पद्धतियां। उसके बाद क्या, भूमि गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट प्रकार की पद्धतियां जो सस्टेनेबल हो, सतत हो, जो कि भूमि गुणवत्ता को, भूमि की गुणवत्ता को भी बनाए रखे और जल संसाधन को भी बचाए रखे। चलिए, मुख्य चुनौतियां क्या है, इस रिपोर्ट में कुछ बातें हाईलाइट की गई हैं, उसे हम लोग एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहली चुनौतियां यही है कि जो बहुत चिंतित करने वाली कि 2000 हमारा क्या है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और क्या 2050 तक जितनी आबादी होगी, कृषि को 2012 की तुलना में अधिक 50% अधिक खाद्यान्न, चारा और फाइबर का उत्पादन करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या, ऑब्वियसली इसके लिए इनपुट भी अधिक होगा, इस 50% के लिए इनपुट भी अधिक होगा, तो 25% अधिक जल। तो सबसे बड़ी चुनौती दिख गई हमें कि आवश्यकता बढ़ने वाली है, अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने होगा, उसके लिए जल की आवश्यकता होगी। लेकिन अब स्थिति क्या है और देख लेते हैं कि रिपोर्ट में कहा है कि अब कृषि भूमि का विस्तार संभव नहीं है। कृषि भूमि का जितना करना था कर लिया गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, क्योंकि उनको रहने के लिए घर भी चाहिए और खाना भी चाहिए, दोनों। मानव जनित भूमि निम्नीकरण, और हमने जो मतलब मानवीय आर्थिक गतिविधियां, सिंपल हम लोग जो भूगोल में पढ़ते हैं कि जो मानवीय आर्थिक गतिविधियों से निम्नीकरण हुआ है, उसका 60% अधिक प्रभाव कहाँ, सीधे कृषि भूमि में पड़ता है। और डिफरेंट कारण से हो सकता है, खनन से हो सकता है, गैर सतत कृषि पद्धति से हो सकता है, गैर सतत कृषि पद्धति से हो सकता है। उसके बाद जल संसाधनों के अति दोहन से हो सकता है। हमने देखा है भारत में भी ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पे या आसपास जो है ग्राउंड वाटर जो है ना काफी, और भारत में भी ये डेटा ही है कि हम लोग ग्राउंड वाटर के दोहन करने में दुनिया में सबसे टॉप में है, और यही एक बड़ा कारण है कि हमारा ग्राउंड वाटर 70% जो है कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि उस पर दोहन का भार बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये खैर हो गया। वैश्विक ताजे जल का संसाधनों का 70% से अधिक हिस्सा कहाँ यूज करते हैं? कृषि में। तो चीजें अगर कम है, भूमि कम है और जल भी कहाँ 70% यूज किया जा रहा है? कृषि में। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी होगी। गहन कृषि पद्धतियां और रसायनों का अत्यधिक उपयोग बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। साथ ही ये भूमि, मृदा और जल संसाधनों में कमी का कारण भी है। तो ये इस तरह के रिपोर्ट और इस तरह के हाईलाइट जो पॉइंट है मेंस परीक्षा में हम लोग यूज कर सकते हैं, मेंस परीक्षा में डिफरेंट पॉइंट्स के रूप में। ठीक है, चलिए
और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। संधारणीय कृषि उत्पादन की संभावना। अब क्या, जब चिंताएं नेगेटिव साइड बता दिया गया, अब इसमें कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं कि भूमि उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या क्या? वर्तमान वास्तविक उपज और उपज क्षमता के बीच के अंतर को कम करना होगा। ठीक है। स्थानीय दशाओं के अनुकूल जलवायु सहिष्णु फसलों, मतलब स्थानीय दशाएं मतलब क्या, जैसी अगर शुष्क दशाएं हैं तो वहां पे वैसी ही फसल बोई जानी चाहिए। मतलब अगर पश्चिमी भारत है, मतलब पंजाब हरियाणा राजस्थान, जहां पे क्या वर्षा क्या, मतलब 100 या 150 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा हो रही है ना, ये ध्यान में रखें। तो वहां धान की फसल जो परंपरागत क्षेत्र नहीं था लेकिन आज किए जा रहे हैं, क्योंकि धान की फसल एक कैश क्रॉप है, तो उसे चेंज किया जाना चाहिए। यही बातें की गई कि जो स्थानीय दशाओं के अनुकूल जलवायु सहिष्णु फसलें हो, मतलब उसको सह सकें। अगर शुष्क क्षेत्र है तो वहां पे वैसे फसल लगाए जाए जो उसे सह सकें। ठीक है। संधारणीय कृषि फसल प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना, और उसके साथ साथ जो संधारणीय है कृषि पद्धति के लिए। उसके बाद क्या, वर्षा सिंचित जल चुनौती है, तो वर्षा सिंचित जल को संरक्षण करने पे अधिक से अधिक प्रयोग करना, और जिससे कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाई जा सके। जैसे संरक्षण कृषि, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर, सूखा सहिष्णु तकनीकी, मृदा में नमी का संरक्षण। जैसे हमने देखा है मल्चिंग, सुना है मल्चिंग, क्या मल्चिंग मतलब भूमि को क्या ढक देना, पुआल या किसी भी चीज से, धान के भूसी वगैरह वगैरह से, खेती के बाद जब फसल काट ली गई तो उसे पड़ती नहीं छोड़ना, जिससे कि उसकी नमी बरकरार रहे और नेक्स्ट फसल के लिए वो प्रिपेयर रहे, नमी खत्म ना हो, जिससे कि सिंचाई के लिए पानी कम हो गया। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया कि मृदा में नमी के संरक्षण, अलग अलग फसलों की खेती आदि, ये जो हम लोग सब पॉजिटिव मेथड अपनाते हैं कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। कि उदाहरण दिया गया है गोरखपुर, भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कि सूक्ष्म जीवों के प्रभावी प्रबंधन से किसानों की आय में अधिक वृद्धि दर्ज की। मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं, एक सतत कृषि पद्धति के रूप में लिखा जा सकता है, केस स्टडी के रूप में कोट किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, ये केस स्टडी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एकीकृत कृषि पद्धतियां, जैसे हमने कृषि पद्धतियों की बात की, तो इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड कृषि पद्धतियां इसको बोला जाता है। इसमें क्या है कि आप एक साथ बहुत कुछ कर रहे हो, एक साथ सिर्फ फसल नहीं उगा रहे हो या सिर्फ अनाज नहीं उगा रहे हो, बल्कि यहाँ पे अगर आप अनाज उगा रहे हो तो अनाजों के साथ साथ आप वन भी लगा रहे हो। यही है ना कृषि वानिकी। उसका रोटेशनल ग्रेजिंग, चारा फसल में सुधार तथा धान की खेती के साथ मछली पालन जैसे मॉडल्स को अपनाया जा सकता है। अनाज भी उगा रहे हैं, वन भी लगा रहे हैं, और वन में भी क्या, फल वाली सब्जियां भी, फल वाले पेड़ लगा रहे हैं, जिससे फल होता है, जैसे पपीता वगैरह, आम वगैरह, वो खेतों के मेड़ में लगाया जा रहा है। उसके साथ ऐसा लकड़ी जिससे मिलती हो, शीशम, सागवान, ये भी लगाया जाता है, जिससे सुरक्षा भी होती है और जो आर्थिक रूप से भी जिसका दोहन किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। उसके साथ साथ क्या, अगर कुछ ऐसा धान जैसी फसलें हैं तो वहां पे क्या, मछली पालन या पशु पालन, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड। जिससे क्या कि पूरा का पूरा जो वेस्टेज है उसे यूज भी किया जा सकता है अधिक से अधिक खेत से जो निकल रहा है, और दूसरा क्या कि किसान के आय में, ओवरऑल आय में भी वृद्धि वो करेगा। ठीक है। संस्थाओं दौरान क्षमता निर्माण, और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस तरह की एक्टिविटी करवाना, है ना, कम्युनिटी के बेसिस पे और किसानों के बीच, जैसे आधुनिक कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे एफएओ के फार्मर फील्ड स्कूल, ये सब ध्यान में रख लें, फार्मर फील्ड स्कूल जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में फार्मर फील्ड स्कूल कार्यक्रम ने समुदाय द्वारा प्रबंधित प्राकृतिक खेती पहल को बढ़ावा दिया है और इससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका में सुधार करना है। तो ये भी केस स्टडी है, इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखें। मेंस में अगर लिखेंगे तो काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, नेचुरल फार्मिंग आंध्र प्रदेश का उदाहरण, कहीं मिले डिटेल तो जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। हाँ, ये भी पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित
न्यूज है, क्या है, CCUS के माध्यम से नेट जीरो लक्ष्यों को सक्षम करने के लिए अपनी तरह का पहला R&D रोड मैप लॉन्च किया गया। CCUS क्या है, जैसे हमने पहले देखा, CCUS कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। मतलब कुल मिलाकर अगर हम लोग इस नाम से अगर समझना चाहें तो हम लोग ये समझेंगे कि जो वायुमंडल में कार्बन है एक प्रदूषक के रूप में, और जो कार्बन उत्सर्जन के रूप में हम लोग इसको पॉपुलरली सुन रहे हैं आज, और जो हमारे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जहां भी पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने की बात की जा रही है, तो मुख्य रूप से कार्बन उत्सर्जन को क्या कंट्रोल, नियंत्रित करने की बात की जा रही है, निर्देशित करने की बात की जा रही है, उसमें सुधार करने की बात की जा रही है। यही चीजें की जा रही है ना, जैसे पेरिस सम्मेलन से लेकर अभी तक जो हुआ, जो कॉप हो रहा है जो यूएनएफसीसीसी का, उसमें यही चीजें बात की जा रही है। कार्बन उत्सर्जन केंद्रीय उसमें चर्चा में है, केंद्रीय रूप से चर्चा में रहता है। तो यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये उसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, समस्या का, जिससे कि कार्बन कहीं भी है, वायुमंडल में है या सोर्स में, मतलब सोर्स मतलब कहाँ है, जो इंडस्ट्री जिससे निकल रहा है, जैसे पावर इंडस्ट्री। मतलब पावर इंडस्ट्री मतलब क्या, जो तापीय बिजली घर है, जहां कोयला जलाने से बिजली निकलती है, या अन्य जीवाश्मीय ईंधन गैस या अन्य जिससे बिजली बनाया जा रहा है, तो उससे क्या इस प्रकार की जहरीली गैसें निकलती है जो कि कार्बन उत्सर्जन करती है, ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है वो। तो वहीं पे इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को लगा के कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया जाए या फिल्टर कर दिया जाए, एक, या फिर वातावरण में जहां है वहीं से डायरेक्ट कैप्चर कर लिया जाए। पहला काम। दूसरा काम क्या, कैप्चर करके हम लोग करेंगे क्या, कैप्चर करके हमें क्या करना है, उसे यूटिलाइज करना, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट बना लिया जो हमारे आपके प्रयोग के, हमारे आपके यूज के लिए हो, जिसे आम जीवन में यूज किया जा सके। उस वेस्ट को, जो कि वेस्ट था, जो कि एक प्रदूषक पदार्थ था, कार्बन को, वो कार्बन जो होगा, और उसके बाद उसे, और इसके साथ साथ इसमें क्या है, कार्बन कैप्चर एंड क्या, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। और जो ऐसा नहीं है कि कम पैमाने पे होगा, अगर जो बचा हुआ है कार्बन, अगर इसके अलावा भी है तो उसे स्टोर कर दिया जाए ऐसे जगह पे, सेफ इन्वायरमेंट में, जिससे कि उसको प्रदूषण नहीं फैला सके। तो ये कुल मिलाकर यही है। अब सीसीयू के माध्यम से देश में क्या हुआ है कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, हाँ, उसके द्वारा एक रोड मैप तैयार किया गया है। हाँ, रोड मैप तैयार किया है जिससे कि नेट जीरो लक्ष्यों को, नेट जीरो मतलब क्या, हमने अभी पंचामृत प्लान देखा है, पंचामृत प्लान। पंचामृत प्लान में हम लोग क्या है कि उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है हमें, हम वहां पे ग्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमने ये क्या बोला, जीवाश्मी ईंधन से हम अपनी जो निर्भरता है उसे कम करेंगे और नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करेंगे आगे आने वाले दशकों में। ये टारगेट है हमारा। तो उसी नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि सीसीयूएस को पे शोध अनुसंधान किए जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा न्यूज उसी पे है कि R&D रोड मैप लॉन्च किया गया है कि आगे क्या किया जाना है। ठीक है, क्लियर है। तो यही न्यूज है। इसलिए इसके 3 चरण हैं। 3 चरण जैसे जो हमने बात कही कि पहला चरण बेसिकली वही होगा कि एंड ऑफ पाइप होगा। पहला चरण एंड ऑफ पाइप मतलब क्या, जहां से वो निकल रहा है, जो मतलब जो इंडस्ट्री है जहां से निकल रहा है धुआं, वहीं पे ऐसा सिस्टम लगाया जाए। यही है ना कि वर्तमान अत्याधुनिक CCUS प्रौद्योगिकी या उनके बेहतर संस्करणों का एकीकरण किया जाए, यहीं पे इंटीग्रेट कर दिया जाए उस सिस्टम को, एक कि वहां से निकलने वाला धुआं ही क्या हो जाए, वहां से निकलने वाला धुआं फिल्टर होकर निकले। एक दूसरा चरण क्या है कि जो CCUS अनुपालन डिजाइन इसको बोलते हैं, CCD, ध्यान रखेंगे ये प्रीलिम्स परीक्षा में सब ये सब जो टर्मिनोलॉजी है सब पूछ दिए जाते हैं डायरेक्टली, का उपयोग करके नए औद्योगिक विनिर्माण संयंत्र में। अब जो ये है मतलब CCUS को ऐसा, जब ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, जो निकलने वाले धुएं को साफ कर रही है, उत्सर्जन को साफ कर रही है, तो क्या किया जाएगा, अनुपालन। मतलब ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए जहां से ऐसा धुआं निकल सकता है उसके लिए क्या एक नॉर्म्स बना दिए जाएंगे, रूल बना दिए जाएंगे कि आपको अनुपालन करना है। तो उसी के तहत क्या है कि उसमें ऑलरेडी
उस इंडस्ट्री में ये इक्विप्ड होना चाहिए। तो उसका उपयोग करके क्या, हर एक इंडस्ट्री में जहां से इस प्रकार के धुएं उत्सर्जन हो रहा है, तो वहां पे क्या, जो विनिर्माण संयंत्र है, यही जो संयंत्र जो प्लांट है, उसमें जो एडवांस सीसीयूएस है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। हाँ, एक्स्ट्रा मनी जरूर लगेगा, इसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, इन्वेस्टर्स का, मैन्युफैक्चरर का, जो इंडस्ट्री ओनर है। तो इसे इस तरह से पालन किया। तीसरा चरण क्या है कि नवीन कम उत्सर्जन करने वाली औद्योगिक विनिर्माण, प्रौद्योगिकियों में फोटो बायोइलेक्ट्रो कैटालिटिक रूपांतरण जैसी उभरती सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों का एकीकरण किया जाएगा। और यह एकीकरण क्या, सीसीयूएस इन वन पॉट रणनीति के रूप में परिभाषित किया जाएगा। तो कम वाले में ये वाला, ठीक है। तो ये 3 चरण है, इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझना। तो हम लोगों ने यही बात की थी अभी कि बेसिकली क्या है कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो कैप्चर करना, तो डायरेक्ट इस सोर्स से कैप्चर करना, या डायरेक्ट कहां से, वातावरण से कैप्चर करना। तो यही बात की जा रही कि जीवाश्म या बायोमास ईंधन संचालित विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक सुविधाओं या सीधे वातावरण से CO2 को कैप्चर किया जाना है। एक हो गया, कैप्चर हो गया, लेकिन कैप्चर करके क्या करेंगे, उसे क्या ट्रांसफर करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। तो पाइप के द्वारा, ट्रक के द्वारा, इस तरह से किया जा सकता है, शिप के द्वारा किया जा सकता है। तो यही, तो इससे क्या मतलब, आयतन अधिक और संपीड़ित रूप में, जैसे कि हम अभी जो CNG वगैरह को करते हैं, कंप्रेस्ड CO2 को, और क्या, और जिससे कि उसका भंडारण भी आसान होगा। उसके बाद क्या, उपयोग CO2 से जो कैप्चर की गई CO2 से कि फीडस्टॉक या इनपुट, मतलब फीडस्टॉक मतलब किसी दूसरे उद्योग के लिए जो कच्चा माल है, कच्चा माल तैयार किया जाए, जिससे कि कोई रसायन बनाया जा सके, जिससे कोई ऐसा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में जिसको कन्वर्ट किया जा सके, जो कि इंडस्ट्री को या सोसाइटी को जो फायदा पहुंचा सके, हाँ, लॉन्ग टर्म में। भंडारण, और ऐसे जगह मतलब जियोलॉजिकल, मतलब भूमि में ही, जैसे अभी कचरा दबाने की नीति है, लेकिन हाँ थोड़ा सतह से नीचे उसे बंद करके ऐसे रखना जिससे कि वो फैल ना सके और क्या, एक प्रदूषक के रूप में वो हानि ना पहुंचा सके। तो यही बेसिकली यही है। इसमें जैसे क्या, समुद्री जल में, गहरे समुद्र में, तलछट में, या भूवैज्ञानिक स्थलों में, वही भूवैज्ञानिक स्थल मतलब ऐसे जो चट्टानी सतह है उसके अंदर जो ऐसे क्रैक्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे इस तरह से टैंक बना के वहाँ पे उसको स्टोर कर दिया जाए जिससे वो निकल ना पाए बाहर। तो ये चीज़ है, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। CCUS, इसके डिफरेंट, इसके बारे में, ये प्रक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब क्या, जलवायु परिवर्तन कम करने में CCUS की क्या भूमिका है? सिंपल सी बात है, उत्सर्जन को अगर हम कम कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसका उसकी जो यूटिलाइज करने लायक उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसे कहीं ले जाकर स्टोर कर दे रहे हैं, तो क्या हुआ, जो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी समस्याओं के लिए मूल कारण था, उसे तो हमने हटा दिया ना। तो सिंपल है कि ये सारी समस्याएं जो है ना खत्म हो जाएंगे। तो वही है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हार्ड टू एबेट उद्योग में उत्सर्जन को कम करना, इसमें भूमिका निभाएगा। कैसे हार्ड टू एबेट उद्योग, वही मैंने बताया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिससे बड़े पैमाने पे जो है धुआं निकलता है, जिसको रोकना। हार्ड टू एबेट मतलब क्या, रोक पाना मुश्किल है क्योंकि बड़े पैमाने में निकल रहा है। और इसी प्रकार के एन नाइट्रस ऑक्साइड, CO, इस तरह की गैस, जहरीली गैसेस निकल रही है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, तो इसका क्या है, विकार्बनीकरण करना कठिन है इनका। तो मैंने बताया आयरन स्टील इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, ये सब, तो इसमें भूमिका होगी इसकी। निम्न कार्बन उत्सर्जन के साथ विद्युत और हाइड्रोजन का उत्पादन। तो क्या बताया, यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, यहाँ विद्युत और हाइड्रोजन का उत्पादन निम्न कार्बन उत्सर्जन के साथ, विद्युत और, क्योंकि पावर इंडस्ट्री में मैंने बताया और हाइड्रोजन बताया कि इन दोनों इंडस्ट्री में जो है ना क्या है, जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है, कोयला से, कोयला से। ठीक है, तो इसमें जो है उत्सर्जन को कम किया जाए, क्योंकि भविष्य की के रूप में, क्योंकि बिजली उत्पादन को भी हम कम नहीं कर सकते, दिन प्रतिदिन जो है ना विकास के लिए आवश्यक है, ये बढ़ती जा रही है मांग, और हाइड्रोजन के लिए भी। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कम कर सकते हैं। वातावरण से मौजूदा CO2 को हटाना, सिंपल, तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग को हिट कर पाएंगे हम लोग, उसके सॉल्यूशन दे पाएंगे। हाँ, इसमें 2 टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, देखो आप लोग ये ध्यान में रखना आप लोग, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के साथ जैव ऊर्जा, एक BECCS, और डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड कार्बन स्टोरेज,
दो चीजें हैं। तो यहाँ पे ये दो टेक्नोलॉजी का ध्यान में रखेंगे जो कि डायरेक्ट वातावरण से कार्बन को कैप्चर करने की बात करता है। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है। तो इसलिए हाँ, हाँ, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आईआर से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, और भारत की द्विपक्षीय संबंध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भारत रूस संबंध पे आधारित है। ये चर्चा में इसलिए है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे हैं, और उनके द्वारा विभिन्न, इस कारण से जो है उनके द्वारा विभिन्न पक्षों पे बात की गई है, और जिसके द्वारा जो है, जिसके कारण जो है दोनों देश अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पक्षों पे बात भी की गई, जैसे अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अन्य मुद्दों पे। तो उसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल में समझेंगे। तो शीर्षक ये है कि 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, और ये शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पे घोषणा जो 2000 में की गई थी, उसकी 25वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कितनी रणनीतिक साझेदारी पे घोषणा। तो बेसिकली क्या है, भारत के लिए, भारत की विदेश नीति में अगर भूमिका में ही बोला जाए भारत रूस द्विपक्षीय संबंध की, तो एक लाइन में अगर इसको समझाना हो तो इसे बोला जा सकता है कि भारत की विदेश नीति में रूस एक केंद्रीय भूमिका में है। क्यों? कि एक महत्वपूर्ण साथी के नाते, अंतर्राष्ट्रीय साथी के नाते के साथ साथ एक रणनीतिक और समय टाइम टेस्टेड मित्र के रूप में भी रूस की भूमिका महत्वपूर्ण है भारत की विदेश नीति के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यही कारण है कि रूस की इतनी चर्चा हो रही है रूसी राष्ट्रपति के यहाँ आने की, और प्रतीकात्मक रूप से यही 25वीं वर्षगांठ भी हो रही है रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। तो ये भी महत्वपूर्ण, और इसे किस पृष्ठभूमि में हम लोग देख सकते हैं, जो रूस और यूक्रेन वॉर हो रहा है उस समय से पहली बार भारत की जमीन पे रूसी राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो ये इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। जबकि अब जो है दो मोरलेस दोनों तरफ से ये प्रयास चल रहे हैं, मतलब रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से प्रयास चल रहा है कि युद्ध को रोका जाए। मतलब दोनों तरफ से जो एलाई कंट्रीज हैं और एलाई ग्रुप है, रूस की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, उनके पक्षों की तरफ से विश्व में। तो इसके बीच में जहां भारत के लिए अपने साझेदार के नाते, एक महत्वपूर्ण साझेदार के नाते रूस के पक्ष की भी बात करना आवश्यक है, वहीं क्या है, भारत के लिए एक चुनौती भी है कि जो पश्चिमी राष्ट्रों से जो संबंध है, जैसे अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, उनके उसके बीच में तालमेल बिठा पाना। तो ये पूरा का पूरा संदर्भ है, इसी को हम लोग समझेंगे। इसीलिए इसको महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है, और पूरी दुनिया की नज़र भी है कि इस साझेदारी को औपचारिक रूप से 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया। तो दो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हमने देख लिया भारत रूस संबंध में। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें हुआ। अभी हम लोग बात इसी की करेंगे। बैकग्राउंड हमने समझ लिया है, एनालिसिस हमने देख लिया है। शिखर सम्मेलन मुख्य परिणाम क्या? सबसे पहला वही आर्थिक। आर्थिक क्या है, 2030 तक का टारगेट किया गया है, 25 से अगले 5 वर्षों के लिए, कि दोनों देश में क्या, ऊर्जा और रक्षा से आगे, मतलब ऊर्जा और रक्षा में तो हम लोग हैं कि तेल तो डायरेक्ट लिया जा रहा है भारत के द्वारा, और रक्षा सहयोगी है, जैसा मैंने बताया कि टाइम टेस्टेड पार्टनर के रूप में है, एक रणनीतिक साझेदार। तो रणनीतिक साझेदार मतलब क्या, रणनीतिक मामलों में साझेदार, सैन्य सुरक्षा मामलों में साझेदार। ठीक है, तो से आगे व्यापार में विविधता लाने के लिए 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम, पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया कि कैसे इसको एक्सटेंड किया जाए, डिफरेंट सेक्टर में भी बढ़ाया जाए, जैसे खनन हो सकता है, जैसे अन्य क्षेत्रों में भी इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, व्यापार लक्ष्य क्या है, अभी क्या है, 2030 तक दोनों पक्षों ने 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार की बात की है। ठीक है, बायलैटरल लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि 24-25 में व्यापार कितना, 68.7। तो लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसे हासिल किया जा सकता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए भारत और एशियाई आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को तीव्र किया गया। तो ये सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट, फैक्टर हो सकता है। चले,
भुगतान तंत्र, क्योंकि बात जब आर्थिक और व्यापारिक होती है तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी दो राष्ट्र के लिए कि जो भुगतान तंत्र है, लेन देन की जो प्रक्रिया है, जो उसमें संस्था या टेक्नोलॉजी काम करी वो कितनी इफिशियंट है, कितनी फास्ट है, तभी वो एक जगह से जो एक्सपोर्टर है या इम्पोर्टर है वो अपने माल को भेजने लेने में जो सही तरीके से पेमेंट रिसीव और पेमेंट कर पाएगा, वो दे पाएगा। तो यही है, पश्चिम प्रणालियों पर निर्भरता को कम करना और अपना सिस्टम बनाना है, यहाँ बात यही की जा रही है। और उसमें क्या, मुद्रा सिस्टम और दूसरा मुद्रा। तो मुद्रा, अगर भारत और रूस अपनी मुद्राओं में अगर व्यापार कर रहे हैं और इसका व्यापार भी अधिक है तो ये चीजें क्या कर सकती है, लेन देन में निपटान क्या है, समय कम हो जाएगा करने। तब भुगतान प्रणाली और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की अंतर संचालनीयता, मतलब एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की करेंसी को लिया जाना, एक्सेप्ट किया जाना, इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है, सीबीडीसीज ध्यान रखेंगे। चलिए, ऊर्जा, रूस ने बाधा रहित तेल एवं गैसीय आपूर्ति और भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम जैसे कुदनकुलम, ध्यान रखेंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए निरंतर समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है ऊर्जा के क्षेत्र में। रक्षा और सुरक्षा में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, सह उत्पादन, मेक इन इंडिया का समर्थन, सैन्य अभ्यास प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि, जिसमें कि सैन्य इक्विपमेंट, मिसाइल या अन्य जो महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है भविष्य के दृष्टिकोण से उसका विकास किया जा सके। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स, जैसे हम लोग देख रहे हैं INSTC, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये काफी महत्वपूर्ण है जिससे कि भारत को रूस तक एक्सेस मिलेगा। चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग पर सहयोग बढ़ाना, ये चीजें, ये दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम लोग काफी चर्चित है, काफी दिनों से चर्चित है, ठीक है। आर्कटिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ध्रुवीय जल में संचालित होने वाले जहाजों हेतु विशेषज्ञ के प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन, ये भी आर्कटिक सहयोग, मतलब पोलर रीजन में रिसर्च और क्या डिफरेंट जो हित है उसको बढ़ाने, मतलब जैसे पोलर रीजन में क्या अभी एक्टिविटी बढ़ रही है डिफरेंट कंट्रीज की, और वहां पे जो मिनरल्स हैं या भविष्य के जो संसाधन छिपे हुए हैं उसके बारे में जानकारी होना काफी आवश्यक है। तो जिसमें भारत को एक्सेस कैसे मिल पाएगा, रूस के थ्रू, रूस चूंकि साझेदार है, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग, जाहिर सी बात है एक महत्वपूर्ण साझेदार है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों एक दूसरे के पक्षों का सहयोग करेंगे। जैसे रूस औपचारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन तो काफी पॉपुलर रहा, बिग कैट गठबंधन में शामिल है। लोगों के बीच संबंध, कुशल भारतीय कामगारों के लिए प्रवासन और आवागमन पर समझौता ज्ञापन, रूसी नागरिकों के लिए 30 दिवसीय वीजा मुक्त ई पर्यटन सेवा, तो म्यूचुअल दोनों की तरफ से ये चीजें की गई है। हाँ, अब हम लोग आज की संक्षिप्त सुर्खियों को देखेंगे। तो सबसे पहली जो इसमें न्यूज है वो है एक संस्था के, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE। इसका संदर्भ क्यों आया है, क्योंकि यूक्रेन के द्वारा जिसके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है संस्था के द्वारा कि वो पूर्ण रूप से क्या वास्तविक शांति चाहता है, ना कि सिर्फ तुष्टीकरण रूस का। तो यूक्रेन ने यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन में कहा है कि वह रूस के साथ वास्तविक शांति चाहता है, ना कि तुष्टीकरण। तो ये मूल मुद्दा ये है कि रूस और यूक्रेन वॉर से संबंधित है, इस संस्था का नाम आया, लेकिन महत्वपूर्ण संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखोगे कि इसके बारे में देखोगे कि ये सचिवालय वियना है और सबसे बड़ी क्षेत्रीय सहयोग सुरक्षा संगठनों में से एक है। ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रीय, क्यों? क्योंकि उत्तरी अमेरिका जहां इसमें शामिल है भागीदार देश, यूरोप और एशिया का 57 देश हैं, तो इतने बड़े पैमाने पे देश इसमें है और सभी भागीदार देशों को समान स्थिति है और निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। और मैंडेट क्या है कि अधिकतर व्यक्ति के लिए क्या, शांति के लिए, स्थिरता, शांति और लोकतंत्र के लिए कार्य करना है, और क्या, साझा मूल्यों के बारे में राजनीतिक संवाद और स्थायी बदलाव लाने वाले जो व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से अपना यह कार्य संपन्न करता है। तो सिंपल है ये,
शासन संरचना, शिखर सम्मेलन, ये होती है इसकी सुरक्षा सहयोग के लिए मंच है ये। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण संस्था है और मुद्दा तो खैर रूस और यूक्रेन का वॉर रोकने से संबंधित है, तो इसलिए ये संस्था इंपॉर्टेंट हो जा रही है, कभी भी पूछा जा सकता है। कंपनी परिभाषा संबंधी विवरणों का विनिर्देश संशोधन नियम 2025, तो कंपनी नियम से संबंधित है, कंपनी लॉ से संबंधित है, कानून से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है कंपनियों के बारे में है, लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पे लघु कंपनियों के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे छोटे कंपनियों के बारे में क्या है। केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी परिभाषा संबंधी विवरणों संशोधन नियम ये पास किया है। तो इसमें मुद्दा ये है कि लघु कंपनियों के लिए, छोटी कंपनियों के लिए संशोधित परिभाषाओं को अधिसूचित किया। तो इसे डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है प्रीलिम्स परीक्षा में। देखिए इसमें क्या है कि लघु कंपनियां कौन होंगी। पहला क्या, 10 करोड़ से अधिक ना हो जिसकी चुकता पूंजी। पिछले वित्तीय वर्ष में कारोबार कितना होना चाहिए, 100 करोड़ से अधिक ना हो। और पहले चुकता शेयर पूंजी की सीमा 4 करोड़ तक और कारोबार की सीमा 40 करोड़ तक थी। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से चेंज किया गया है, 4 करोड़ तक और 40 करोड़ तक। तो ये 4 करोड़ को 10 करोड़ कर दिया गया, 40 करोड़ को 100 करोड़। तो ये भी पूछा जा सकता है क्या चेंजेस किया गया, अगर डीप में जाती है प्रस्तुत हो, क्योंकि कंपनी मामलों के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है। ओम्बड्समैन योजना ठीक उसी तरह से बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ, बैंकिंग प्रणाली से जो कंज्यूमर राइट्स हैं उससे जुड़ा हुआ है। क्यों ऐसा है कि ओम्बड्समैन यही है कि शिकायत करने के लिए एक मंच है, एक विभाग आप समझ लें, इसके लिए ओम्बड्समैन का निर्माण किया जाता है डिफरेंट विभागों में। ओम्बड्समैन बैंकिंग मतलब बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में ओम्बड्समैन प्रणाली को लागू करने के लिए ओम्बड्समैन योजना लाई गई थी। कि वित्त वर्ष 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के तहत ग्राहकों ने सबसे ज्यादा, तो ये सबसे पहले किसका है, आरबीआई लाएगा ये एकीकृत इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन योजना वर्ष 2025 में, ध्यान रख लीजिए। ठीक, अब इसमें क्या शिकायत होगी, जाहिर सी बात है इसका शिकायत सुनना ये काम है और उसके लिए मुआवजा वगैरह के प्रावधान करना। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड को लेकर शिकायतें आई हैं इसमें, तो ये ध्यान रखें क्रेडिट कार्ड का जैसे ही चलन बढ़ रहा है वैसे उससे संबंधित जो होने वाले जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ रहे हैं, मुद्दे बढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित ये मुद्दा है, इसलिए न्यूज बना है। अब देखो आरबीआई के बारे में, वही जो एकीकृत ओम्बड्समैन है कि ग्राहकों को शीघ्र बहनीय और त्वरित वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है, एक। दूसरा कवरेज, सभी वाणिज्यिक बैंक इसके अंतर्गत आएंगे, आरआरबीज आएंगे, एनबीएफसीज आएंगे और क्रेडिट सूचना कंपनी भी आएगी। तो काफी व्यापक इसका प्रसार है। ये आरबीआई के 3 ओम्बड्समैन योजना जो पहले चल रही थी उसको मर्ज कर दिया गया। कौन कौन सा, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना थी पहले 2006, एनबीएफसी ओम्बड्समैन योजना 2018, डिजिटल लेन देन के लिए ओम्बड्समैन योजना 2019, सबको एक जगह मर्ज कर दिया गया। तो समझ गए पूरा का पूरा, इसलिए इसका नाम इंटीग्रेटेड है। हाँ, इसमें वन नेशन वन ओम्बड्समैन, एक ही ओम्बड्समैन रहेगा। ठीक, इससे आसानी होगी, अनुपालन करना आसान होगा। इसमें क्या है बेसिकली सबसे सही बात कि ओम्बड्समैन 20 लाख तक के मुआवजे का आदेश दे सकता है, साथ ही शिकायतकर्ता के समय, खर्च और किसी भी मानसिक पीड़ा या उत्पीड़न के लिए 1 लाख तक का अतिरिक्त राशि का भी आदेश दे सकता है, मतलब एज ए कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। चलिए एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जैविक हथियार अभिसमय। इसमें चर्चा में क्यों है कि 50वीं वर्षगांठ है और भारत ने मजबूत जैव सुरक्षा का आह्वान किया है कि जो विश्व स्तर पे जो विभिन्न प्रकार के हथियारों की होड़ है वो समय के साथ बढ़ती जा रही है, जो कि विश्व स्तर पे शांति और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। जहां न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए वो अपने आप में उससे बड़ी चुनौती आज भी विश्व को झेलना पड़ रहा है, वहीं पे एक नए जमाने की खतरनाक हथियार जिनका प्रयोग कभी कभी दिखा है छोटे पैमाने पर, लेकिन भविष्य के लिए अगर इसे नहीं रोका गया तो विश्व शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती उभर सकते हैं। तो यही उसे ही रोकना, उसे ही चेक करना इस संस्था का काम है मोटा मोटा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जैविक विषाक्त के बारे में, कि जैविक विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण, अधिग्रहण, हस्तांतरण, उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, डायरेक्ट प्रतिबंध।
एक, जैविक हथियारों के युद्ध के उन उपकरणों को कहते हैं जो हानिकारक जीवों, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, विषैले पदार्थ को फैलाते हैं। इससे मनुष्यों, जानवरों, हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड महामारी के फैलने के पीछे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक सिद्धांत ऐसा भी कहता है कि किसी विशेष राष्ट्र के द्वारा की गई कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें चीन का नाम बार बार ये सामने आता है, विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा पब्लिक डोमेन में ये चीजें बोली गई हैं। तो ये चीजें हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। सामूहिक विनाश के हथियारों को एक पूरे वर्ग पर प्रतिबंध लगाना है जो बड़े पैमाने पर हथियार विनाश कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सामूहिक विनाश के हथियार, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक, पक्षकार कौन है? भारत सहित 189 देश हैं, तो काफी बड़ा मंच है ये। और उत्पत्ति कब हुई थी इसकी? 1972 में। हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था 1975 में, तो यही 50 वर्ष इसलिए पूरे हो गए। और मैंडेट क्या है इसका? इसका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण के मामले के कार्यालय के द्वारा, यूएनओडी के द्वारा किया जाता है। यूएनओडी का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। ठीक है, चलिए। और क्या है सबसे बड़ी बात है? कानूनी रूप से बाध्यकारी है। शायद एक चीज जो छूट गई, कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अलकनंदा आकाशगंगा, ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित अलकनंदा, तो ये हमने देखा है इस तरह से ऐसे स्पाइरल, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे होती है, मतलब इसकी सर्पिली, और ये ऐसा 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 ऐसा, मतलब इसके आर्म्स होंगे इसमें, इस तरह से आकाशगंगा है। तो ये स्पाइरल आकाशगंगाओं का एक प्रकार है जो कि भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम भी इसलिए ये भारतीय है। भारतीय शोधकर्ताओं के नासा का कौन सा टेलीस्कोप? जेम्स वेब। तो जेम्स वेब अभी आज के समय की, वर्तमान समय में सबसे अत्याधुनिक टेलीस्कोप में से है, जो कि ब्रह्मांडीय रिसर्च के लिए, यूनिवर्स की रिसर्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके द्वारा काफी जो खोजों को जो है ना किया गया है। तो टेलीस्कोप का उपयोग करके अलकनंदा नामक विशाल सर्पिल आकाशगंगा को खोज किया गया है, जो काफी बड़ा है, 30,000 प्रकाश वर्ष तक उसका डायमीटर है। और क्या, एक चमकदार केंद्रीय उपहार है बेसिकली। तो सर्पिल आकाशगंगा के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली कि बेसिकली आकाशगंगा डिफरेंट टाइप के शेप के होते हैं। एक तो इरेगुलर होते हैं, इलिप्टिकल भी होते हैं, और सर्पिल भी होते हैं। तो आकाशगंगा के भी डिफरेंट शेप होते हैं, ये पूछा जा सकता है, चूंकि भारतीय खोजकर्ताओं ने ये चीजें खोज की हैं, तो ये ध्यान रहे। और ब्रह्मांड विज्ञान से हमेशा यूपीएससी प्रश्न पूछती है। यही बताएगा कि विशाल घूमने वाले पिन व्हील्स के समान दिखाई देते हैं, ये सितारों के पैनकेक जैसे डिस्क है। वही मैंने बताया ना कि ये डिस्क ऐसे डिस्क, और इसमें इस तरह से डिफरेंट टाइप की आकृति बनेगी, तो इसके आधार पे केंद्रीय उपहार या सितारों के सघन जगहों से उपयुक्त होता है। सर्पिल आकाशगंगाएं प्रवाह मंडल से घिरी होती है, मतलब एक ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है क्या होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, हॉलो होगा एक। हाँ, और डार्क मैटर इसमें क्या और जो ये प्रवाह मंडल में क्या होते हैं, पुराने तारा समूह, डार्क मैटर का मिश्रण होता है बेसिकली। एक छाया, एक परछाई, मतलब प्रवाह मंडल यही बोला जाता है। डार्क मैटर मतलब अदृश्य पदार्थ जो कि प्रकाश उत्सर्जित या प्रवर्तित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अन्य पदार्थों पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उत्पन्न करते हैं। डार्क मैटर के बारे में हमने सुना, ब्रह्मांड जो हमारा बना है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये महत्वपूर्ण एक बड़ी जो है मात्रा में इसी की भूमिका है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। चलिए, ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमने सुना भी होगा, मैक वन स्पीड, यही है स्पीड, ध्वनि से अधिक स्पीड। और दूसरा स्पीड हम लोग सुनते हैं मैक 5, क्या? मैक 5 जो इससे अधिक होती है, किससे? मैक 1 से अधिक होती है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या है? ध्वनि से अधिक होगी, लेकिन हाइपरसोनिक से कम होगी, हाइपरसोनिक। ठीक है, तो ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, ये हो गया मैक 1 और ये हो गया मैक 5, तो इसके बीच में इसकी स्पीड होगी। क्लियर? सामान्यतः सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोस है, इसकी चर्चा हमने पहले भी सुना है कि भारतीय थल सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक लड़ाकू प्रक्षेपण किया, उसके इक्विप किया जाएगा। ये तीनों सेनाओं के लिए ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि रणनीतिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सैन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे डेवलप किया गया है। और ये
सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी जो मुद्दा है इसमें कि रैमजेट इंजन है, रैमजेट इंजन है। ठोस प्रणोदक बूस्टर का यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है ना इसको इफेक्टिव, प्रिसाइज्ड, सटीक इसे बनाती है। और इसकी रेंज जो है, अनदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, 290 किलोमीटर तक सीमित है। तो 290 किलोमीटर भारतीय, जो भारत के आसपास की जो सीमा रेखा है और हमारे जो पड़ोस में जो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है उसको देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 200 किलोग्राम तक के पारंपरिक वॉरहेड्स को ये ले जा सकता है। विशेषताएं क्या है? सतह पर हमला करने, ठीक है, पोतरोधी क्षमताओं से युक्त, दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर संचालित होता है, मतलब गाइडेड मिसाइल होती है ये, ठीक। बड़ा संलग्न आवरण होगा, परिवहन सह प्रक्षेपण कनस्तर होगा, न्यूनतम तैनाती समय होगा, ठीक, मतलब चार्ज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अंत में हम लोग सुर्खियों में रहे एक व्यक्तित्व को देखेंगे जो कि आसाम से संबंधित है। अहोम डायनेस्टी के संस्थापक बोला जाता है इन्हें, स्वर्गदेव छोलुंग सुखफा, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री के द्वारा ये चर्चा में आया कि असमिया लोगों को असोम दिवस पे सुकाफा दिवस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सुकाफा दिवस पर बधाई दी गई। तो असोम दिवस या सुकाफा दिवस, तो पूछ लिया जाएगा सुकाफा दिवस, तो वो वर्ड क्लियर नहीं है, असोम तो हम लोग पहचान पाएंगे, तो पूछ दिया जाएगा सुकाफा दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ऐसा। तो ध्यान रखेंगे ये। इस दिवस पर क्या स्वर्गदेव छोलुंग सुखपा की यात्रा और नेतृत्व का जश्न मनाया जाता है बेसिकली। तो ये व्यक्ति क्या थे? चीन के दक्षिणी चीन में जो यूनान प्रांत है वहां से थे, उस डायनेस्टी से, और वहां से ये माइग्रेट करके यहां आए थे और इन्होंने यहाँ पे अहोम डायनेस्टी की नींव रखी। तो इसलिए ये पूरी यात्रा, वही बात की गई है, सुखपा की यात्रा और नेतृत्व का जश्न मनाया जाता है। तो उन्होंने एक नया जो है यहाँ पे राजतंत्र को ही जन्म दिया। और बेसिकली वो क्या, ताई राज्य था, ताई राज्य, मोंग माओ के एक राजकुमार थे जो वर्तमान यूनान है में रुइली के पास है, ठीक है। सिंहासन पर अपने वैध दावे के वंचित होने के बाद उन्होंने 13 वर्षों तक प्रवास किया और 2 दिसंबर 1228 को आसाम में प्रवेश किया। तो ये इतिहास है, फैक्चुअल बातें, इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली यही है, अहोम साम्राज्य की स्थापना करना कब? 1253 ईस्वी में। इतिहास के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। चेराय देव, और ये भी ध्यान में रखेंगे, चेराय देव को राजधानी क्यों? क्योंकि यूपीएससी नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर से प्रश्न पूछ रही है, तो यहाँ ध्यान में रखेंगे। चेराय देव को राजधानी घोषित करके अहोम साम्राज्य की स्थापना की। क्षेत्र कौन सा था? संपूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी। शासनावधि क्या थी? 600 से अधिक वर्ष। और अहोम डायनेस्टी का बाद में क्या हुआ? अंग्रेजों के आने पे 1826 में अस्थायी रूप से इस राज्य को अपने अधीन कर लिया गया, मर्जर हुआ 1826 में। 36 में उन्होंने संपूर्ण राज्य को पूरी तरह से अधीन कर लिया और 1947 तक अंग्रेजों के अधीन रहा, ठीक है। और 39 राजाओं के नेतृत्व में ताई लोगों ने एक एकीकृत भाषा असमिया के साथ असमिया नामक एक संयुक्त राष्ट्रीयता का गठन किया। तो बेसिकली असमिया जो वर्ड आया है वहीं से आया है। अगर ऐसा समझना हो तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज के वीकली राउंड अप सेशन को। हमें आशा है, फिर से करते हैं इसको, आउटरो को। तो चलिए हम लोग आज के वीकली राउंड अप सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आशा है कि आप लोग पूरे वीक जो है ने देखा और उससे नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग इसे अपने करंट अफेयर की तैयारी में ऐड करते रहिए, इसे रिवीजन करते रहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए ये आपके लिए काफी सहायक होगी। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।